रोहित हेयर। आज हम लोग इकोनॉमी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट कवर करेंगे, इकोनॉमिक रिकवरी। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे का जब डिस्कशन चल रहा था तो जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं जो इस रिपोर्ट को तैयार किए हैं, संजीव सन्याल सर, जब उनसे एक्सपर्ट्स ने पूछा कि जो भारत का रिकवरी है वो कैसा रिकवरी है, तो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन भी नहीं किया है, पर उन्होंने हाथ से इशारा किया एंड बाय डूडलिंग उन्होंने जो साइन प्रोड्यूस किया वो था डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। इसके पहले वाला इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे तो उसमें वी शेप्ड रिकवरी की बात है, पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो के शेप्ड रिकवरी की बात कर रहे हैं। तो एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, पीसीएस एस्पिरेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए प्रीलिम्स में कि मोस्ट ऑप्टिमल रिकवरी कौन सा है, सबसे ऑप्टिमल रिकवरी कौन सा है, मतलब सबसे अच्छा रिकवरी कौन सा माना जाता है, सबसे जल्दी रिकवरी कौन सा हो सकता है। ऑप्शन हो सकता है वी शेप्ड रिकवरी, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, के शेप्ड रिकवरी, नाइकी शेप्ड और द स्वूश शेप्ड रिकवरी, एल शेप्ड रिकवरी, यू शेप्ड रिकवरी। बहुत तरह का रिकवरी है, पर हमारे एग्जाम के लिए डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी न्यूज़ में है, के शेप्ड रिकवरी न्यूज़ में है। ये सब चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट द टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी। आज हम लोग कवर करेंगे। अभी अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे या अखबार पढ़ते होंगे तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई के पहले जो अध्यक्ष रहे हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल कमीशन के भी जो अध्यक्ष रहे हैं, प्रणव सेन, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। जब उनसे पूछा गया कि भारत किस रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट पासिंग थ्रू द डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, इंडिया इज हैविंग अ के शेप्ड रिकवरी। व्हाट इज दिस के शेप्ड रिकवरी, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप के शेप्ड रिकवरी के बारे में देखें तो ये कहा जाता है व्हेन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी रिकवर एट अ स्टार्कली डिफरेंट रेट। व्हाट डू यू मीन? के शेप्ड रिकवरी मतलब जो के अक्षर है उसकी आकृति बनती है। क्या है के? अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी का एक वर्ग उसका ग्रोथ हो रहा है पॉजिटिव में, इकोनॉमी का दूसरा वर्ग उसका ग्रोथ हो रहा है नेगेटिव में। कुछ लोगों की ग्रोथ हो रही है, कुछ लोग जो ये मानते हैं ये बेस लेवल है, पहले प्री पैंडेमिक लेवल जो है ये रहा है, पर प्री पैंडेमिक जो का लेवल से पैंडेमिक के समय कुछ लोगों का ग्रोथ हुआ है, कुछ लोग नीचे चले गए हैं। कुछ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ में गया है, कुछ सेक्टर नीचे चला गया है। जैसे नीचे कौन सेक्टर गया होगा? अगर आप देखते हैं कि अगर कोई होटल का बिजनेसमैन रहा है, कोई जिम ओनर रहा है, कोई रेस्टोरेंट वाला रहा है, तो प्री पैंडेमिक लेवल में उसकी आमदनी इतनी थी, अभी वो नीचे चला गया है इस लेवल से, पुराने वाले लेवल से। पर अगर कोई कंपनी वैक्सीन बनाती थी, अगर कोई कंपनी, अगर मानते हैं आप जो दुकान है मेडिकल शॉप्स का आप देखें तो उनका आप देखेंगे कि पहले से उनकी सेल अच्छी हुई है और जो प्रोफेशनल्स उस सेक्टर में थे उनका ग्रोथ अच्छा हुआ है। तो प्रणव सेन ऐसे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो नेम फेम के इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि ये तो के शेप्ड रिकवरी है। और याद रखिएगा, के शेप्ड रिकवरी इज ऑलवेज एकम्पनीड विथ इनइक्वलिटी। कैसे इनइक्वलिटी क्रिएट कर रहा है, अभी हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए कि जब लॉकडाउन लगा, जब पैंडेमिक हुआ, तो माइग्रेंट का क्या होता है? आपने लॉकडाउन तो लगा दिया, माइग्रेंट क्राइसिस हो गया, और जो माइग्रेंट दिल्ली में, बॉम्बे में नौकरी कर रहा था उसको घर जाना पड़ा। जब वो घर जाना पड़ा तो जो क्यों घर जाना पड़ा? बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ही लॉस्ट द जॉब। ठीक है, वो तो दिहाड़ी मजदूर था, वो जब उसकी नौकरी चली गई तो उसके पास कुछ सेफ्टी नेट अवेलेबल था ही नहीं। वो तो हैंड टू माउथ सिस्टम चलता है, एक दिन में कमाता है, एक दिन में खाता है। तो वो जो है प्री पैंडेमिक लेवल से नीचे चला गया। पर के शेप्ड रिकवरी में कुछ लोगों का कहना है कि भाई कुछ लोगों का तो सैलरी बढ़ा, कुछ लोगों का भले घटा, उससे फर्क क्या पड़ता है, मोर और लेस स्टेबल ही रहा होगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? और ये के शेप्ड रिकवरी बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम लोग डिकोड आज करेंगे। अगर आप देखिए तो ऑक्सफैम का रिपोर्ट अभी आया है। ऑक्सफैम का रिपोर्ट यह कहता है, जो इनइक्वलिटी को मेजर करता है, कि जो देश के टॉप 10% लोग हैं उनका नेशनल इनकम में जो शेयर है वो 57% के आसपास है, 57.1%। मतलब पिरामिड में ये जो लोग हैं, जो टॉप 10%, ये अगर अर्थव्यवस्था का ब्रेड आप मानिए
तो ये 50% ये हो गया, तो 60% पर इनका अधिकार है। और जो लास्ट 10% जो लोग हैं, अगर आप देखें तो उनका नेशनल इनकम में जो शेयर है मात्र 13% के आसपास है। यह क्या दर्शाता है? यह इनइक्वालिटी दर्शाता है। पर ये जो आपको हम डेटा ऐसे दिए होंगे तो आपको मजा नहीं आया होगा। आप सोच रहे होंगे ठीक है, ये जो डेटा है इसको मजा नहीं आपको आया। मजा कैसे आएगा? देखिए, देश में 142 लोग हैं। इन 142 लोगों के पास 53 लाख करोड़ का संपत्ति है। अब आपको समझ में आया होगा कि 142 लोग के पास 53 लाख करोड़ की संपत्ति है। अगर इन 142 करोड़ लोगों पर अगर सरकार 1% भी वेल्थ टैक्स लगा देती है, तो अगर आप 1% वेल्थ टैक्स लगाते हैं तो आप तकरीबन 98,000 करोड़ रुपया टैक्स में कमा लेंगे। और ये जो 98,000 करोड़ रुपया, ये तो अपना आयुष्मान भारत का पूरा बजट है। इनइक्वालिटी का आलम यह है कि सरकार 1% टैक्स लगाएगी तो देश में पता नहीं कितने लोगों को इलाज मिल सकता है। और क्यों उनको मिल सकता है? वो सेफ्टी नेट के नीचे हैं। हमारे पास, आपके पास मेडिक्लेम होता है, पर जो माइग्रेंट लेबरर्स है उसके पास मेडिक्लेम नहीं होता है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहेगा कि ठीक है, कुछ लोगों का सैलरी नीचे गया, कुछ इंडस्ट्रीज कोलैप्स किए, पर कुछ इंडस्ट्रीज तो अच्छे किए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोगों का अच्छा है तो उनका जीडीपी में इफेक्ट मोर और लेस अच्छा रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। हमने पहले आपको बता रखा है कि जीडीपी का फॉर्मूला होता है C+I+G प्लस एनएक्स। एनएक्स इज द नेट एक्सपोर्ट। ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सी मतलब होता है पर्सनल कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट बाय द कॉर्पोरेट, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। याद रखिए, जो सी वाला कंपोनेंट है हमने पहले बता रखा है कि ये तकरीबन 56% के आसपास इसका जीडीपी में शेयर है। मतलब हम इतने पॉपुलस कंट्री हैं कि हम लोगों की खपत है टीवी में, फ्रिज में, कूलर में, सब चीज में, कि 56% जो है हम लोग, अगर देश की कोई भी सरकार रहे, कुछ भी नहीं करे, फिर भी हम लोग 3 से 4% पे ग्रो करेंगे, बिना कोई पॉलिसी के ग्रो करेंगे। अब देखिए, ये जो 56% पर्सनल कंजम्पशन में खर्च है, टीवी में, फ्रिज में, खाना में, स्कूटर में, फ्लैट में, इस 56% में जो बॉटम लेयर ऑफ द सोसाइटी हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं, इनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं। अगर आप देखें कि एक अमीर आदमी है, उसके पास ऑलरेडी कार है, उसके पास ऑलरेडी टीवी है, उसके पास ऑलरेडी फ्रिज है, उसके पास ऑलरेडी एयर कंडीशन है, तो वो क्यों खरीदेगा? उसके पास पैसा रखेगा, वो सेव करेगा। पर हमको पता है कि जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन का कंट्रीब्यूशन होता है, पर जो नीचे तबके के लोग हैं उनके पास टीवी नहीं है। अगर आप उनको पैसा देंगे तो तुरंत टीवी खरीदेंगे। जब वो टीवी खरीदेंगे तो क्या होगा? टीवी का डिमांड बढ़ा। अभी हमारा क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन चल रहा है। मानते हैं कि पहले 10 टीवी का डिमांड था, अब हमने लोअर तबका वाला जो सोसाइटी है इसको जॉब दिया, इसको इनकम दिया, तो अब टीवी का डिमांड हो गया 100। तो भाई, जो मैन्युफैक्चरर ऑफ द टीवी है वो क्या करेगा? पहले उसके पास एक कंपनी था, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, अब 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगा। जब 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगा तो क्या हुआ? फिर नए लोगों को जॉब क्रिएट किया। जब फिर नए लोगों को जॉब क्रिएट किया, जब हमने इसको इनकम दिया तो कंजम्पशन बढ़ा। कंजम्पशन बढ़ा तो जब 2 से 3 यूनिट लगा दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। और गवर्नमेंट एक कर ही रही है कैपेक्स के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो गाड़ी में 4 पहिए थे और चारों पहिया चलना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनएक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि 56% में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा लोअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, वो खपत ज़्यादा करते हैं। अब इस आर्गुमेंट को हम लोग डिसाइफर नहीं कर रहे हैं। इस आर्गुमेंट पे बहुत तर्क नहीं है कि कुछ लोग जो नीचे तबके वाले सोसाइटी के लोग हैं, माइग्रेंट लेबर है, जो छोटे छोटे काम करते हैं, एमएसएमई में काम करते हैं, कारीगर है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, प्लम्बर है, उसकी खपत ज़्यादा है। अगर उसकी नौकरी चली गई तो वो क्या करेगा? वो सीधा कंजम्पशन पर इफेक्ट करेगा। और जब कंजम्पशन पर इफेक्ट करेगा, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका है। हमारा जीडीपी ग्रो नहीं करेगा, और जीडीपी ग्रो भी करेगा तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी को करेगा। और जहां भी इनइक्वालिटी रहेगा, याद रखिए, जहां भी इनइक्वालिटी रहेगा वहां पर सरकार में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। सरकार के बजाय आप बोलें
तो समाज में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ऐसा हमें ग्रोथ चाहिए जिसमें इनइक्वलिटी कम हो, मतलब सबके पास कुछ पैसा हो, सबकी जीवन की चीज़ें हों। तो याद रखिए, के शेप्ड रिकवरी इनइक्वलिटी से कनेक्ट किया जाता है और के शेप्ड रिकवरी इज नॉट डिजायरेबल एट ऑल। ठीक है, इस पॉइंट को एकदम क्लियर रखिए। एक होता है वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी क्या है कि प्री पेंडेमिक लेवल आप देखें तो प्री पेंडेमिक लेवल मानते हैं ये था, इकोनॉमिक खट से गिरा, इकोनॉमिक खट से ऊपर उठ गया और फिर प्री पेंडेमिक लेवल को कैरी कर लिया। तो कहने का मतलब है, आप ये देखिए, इकोनॉमिक सर्वे से लिए हैं, इकोनॉमिक पहला लॉकडाउन लगा, इकोनॉमी गिरा, इकोनॉमी बाउंस बैक किया और फिर पुराने लेवल को पकड़ लिया। तो वी शेप्ड रिकवरी में क्या होता है कि इनकम ऑफ द लोग जो होता है और जॉब आर नॉट परमानेंटली लॉस्ट। परमानेंटली लॉस्ट नहीं होता है। जब इनकम और जॉब परमानेंटली लॉस्ट नहीं है तो इकोनॉमी फिर से तुरंत पिक कर लेगी, क्योंकि उस आदमी के पास कुछ ना कुछ सेविंग होगा, तो एक बार वो सेविंग खर्च करेगा और इकोनॉमी फिर पिकअप कर लेगी। तो वी शेप्ड रिकवरी बहुत डेंजरस नहीं है, के शेप्ड रिकवरी डेंजरस है। क्यों? इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, वी शेप्ड रिकवरी उतना डेंजरस नहीं है। अब आप देखिए, अभी जो आपको बताया हमने कि संजीव सन्याल सर ने हाथ का इशारा करके बताया कि डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी है। क्या है? इन ए डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी ग्रोथ फॉल्स एंड राइजेस बट फॉल्स अगेन बिफोर रिकवरिंग, दस फॉर्मिंग अ डब्ल्यू लाइक चार्ट। आप देखिए, पहले इस लेवल पे हम लोग थे, पहला लॉकडाउन लगा, सारे एमएसएमई वगैरह बंद हो गए, लॉकडाउन हटा, इकोनॉमी पिक कर लिया, इकोनॉमी फिर पिक किया, फिर क्या हुआ, इकोनॉमी पिक करके प्री पेंडेमिक लेवल तक पहुंचा, फिर क्या हुआ, फिर सेकेंड लॉकडाउन लग गया। पर आप एक कर्व को देखिए कि ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, दोनों में अंतर है, ये ज्यादा डीपर है, दिस इज मोर डीपर। पहला वाला लॉकडाउन जो है डीपर है, ज्यादा इफेक्ट पड़ा, सेकेंड वाला डीपर नहीं है, वो माइल्ड लॉकडाउन था, तो इकोनॉमी रिकवर किया। पर डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी में क्या होता है कि इकोनॉमी कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाता है। कैसे? क्यों? इकोनॉमी में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो शॉक को बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जिम इंडस्ट्री को आप देखिए, पहला लॉकडाउन लगा तो किसी तरह से वो जिम इंडस्ट्री अपने आप को बर्दाश्त कर लिया, पर जब सेकेंड लॉकडाउन लगा तो आप बहुत सारे जिम्स को देख रहे होंगे कि परमानेंटली क्लोजर की तरफ वो चले गए, परमानेंटली क्लोज हो गए। पहला लॉकडाउन उतना इफेक्ट नहीं किया, सेकेंड लॉकडाउन अब वो कंडीशन में नहीं था कि वो बर्दाश्त कर पाए उस लॉकडाउन को, और वो कंप्लीटली शट चला गया। तो डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी में आप देखेंगे कि इनकम का भी लॉस होता है और जॉब का भी लॉस होता है। जब इनकम और जॉब दोनों का लॉस होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जीडीपी इज इक्वल टू सी। देखिए, यही अगर ये चीज़ को आप अच्छे से समझ गए तो हर चीज़ को आप समझ सकते हैं। इससे हमें मतलब नहीं है, हम कंजम्पशन को देख रहे हैं। जब इनकम परमानेंटली लॉस्ट हो गया, जॉब परमानेंटली लॉस्ट हो गया, तो कंजम्पशन जो अराउंड 56% शेयर करता है, मानते हैं कि ये घट करके इसका कंट्रीब्यूशन 30% हो जाता है, तो जीडीपी तो नेगेटिव में जाना ही है, जीडीपी तो कम होना ही है। और याद रखिए, 1% जीडीपी अगर गिरता है, 1% जीडीपी गिरता है, तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब कि 1,76,000 करोड़, तकरीबन मैं बोल रहा हूं, इतना का यूनिट का, इतना वैल्यू का कोई फर्म बर्बाद हुआ होगा, इतना यूनिट का कोई यूनिट क्लोज हुआ होगा, और इसमें जो लोग जा रहे होंगे उनकी नौकरी चली गई होगी। अब आपको लगता हो कि 1% तो गिरा, 1% का मतलब जीडीपी का होता है 1,76,000 करोड़ के आसपास, 2 लाख करोड़ के आसपास, मतलब उतना यूनिट, उतना वैल्यू एडिशन लॉस हुआ होगा, कितने हजारों लाखों फर्म बर्बाद हुए होंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी है ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी कंप्लीटली उस शॉक से रिकवर नहीं कर पाएंगे। जब कंप्लीटली उस शॉक से रिकवर नहीं कर पाएंगे तो इनकम का लॉस हुआ होगा, जॉब का लॉस हुआ होगा, और यह बहुत ही खतरनाक है। वी शेप्ड रिकवरी में क्या हुआ, दोनों में अंतर समझिए। ऐसा नहीं है कि ये तो वी शेप्ड रिकवरी ऐसे हुआ, ये माइल्ड हुआ है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, पर वी शेप्ड रिकवरी में उसको चूंकि पहली बार लॉकडाउन लगा तो वो बर्दाश्त कर पाया, उसके पास अपने कुछ सेविंग होंगे, उस सेविंग के थ्रू बर्दाश्त कर पाया, अपने जो स्टाफ थे उसको निकाला नहीं होगा, मानते हैं जिम वाला, पर सेकेंड वाला में आपने देखा होगा कि उसको किराया देने का पैसा नहीं हुआ होगा और पूरा चीज को सेट कर दिया होगा। तो दिस इज अ क्लासिक डिफरेंस बिटवीन अ वी शेप्ड रिकवरी एंड अ डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी इज नॉट डिजायरेबल एट ऑल,
ठीक है। देन व्हाट इज द मोस्ट डिजायरेबल, द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइप ऑफ द रिकवरी इज अ जेड स्टेप रिकवरी, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक रिकवरी है। इसका मतलब आप देखें कि ये प्री पेंडेमिक लेवल है। ये जो भी आपका ग्राफ बनता है जीडीपी वर्सेस टाइम बनता है कि कितने टाइम में हम रिकवर कर लिए और जीडीपी पे क्या असर पड़ा, ये प्री पेंडेमिक लेवल है। जब प्री पेंडेमिक लेवल है तो आप ये देखते हैं कि लॉकडाउन लगा, खट से इकोनॉमिक गिरा, पर इकोनॉमी तुरंत बाउंस बैक करता है और फिर प्री पेंडेमिक लेवल पे आ जाता है और फिर इकोनॉमी अपने आप को रिगेन कर लेता है। उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं कि अगर मानते हैं कि पहला लॉकडाउन लगता है मात्र 10 दिन के लिए, मानते हैं प्रधानमंत्री जी ने मात्र 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया था, तो उसमें क्या होता है, 10 दिन में आपने क्या किया, आपने जो आपकी मानते हैं कि आपको कुछ ड्रेस खरीदना था, तो भाई नेशनल लॉकडाउन लगा, आपने ड्रेस को नहीं खरीदा। मानते हैं कि आपने कोई टैबलेट खरीदना था सैमसंग का, आपने उसको नहीं खरीदा, क्यों, दुकानें बंद थी। मानते हैं कि आपको टीवी खरीदना था, फ्रिज खरीदना था, पर यह चीज आप नहीं खरीद पाए, क्यों, फ्लिपकार्ट भी डिलीवर नहीं कर रहा है, अमेजन भी डिलीवर नहीं कर रहा है। पर जैसे लॉकडाउन हटा 10 दिन बाद, याद रखिए जो टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टाइम पीरियड भी कम होना चाहिए। जैसे 10 दिन बाद लॉकडाउन हटा, आपने क्या किया, आपने रिवेंज बाइंग स्टार्ट किया। आपने जो चीजें आपकी जरूरत की थी वो आप नहीं खरीदे थे लॉकडाउन में, तो खट से आप देखेंगे कि इकोनॉमी पिक करता है, इकोनॉमी बाउंस बैक करता है और फिर प्री पेंडेमिक लेवल पे चला जाता है। पर जेट शिप रिकवरी वहीं पे एलिजिबल है जहां पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टॉक रहेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन स्टॉक के लिए है ये, ठीक है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टॉक है। अगर मानते हैं कि जो लॉकडाउन 10 दिन का होता, 15 दिन का होता, ना कि 28 से 30 दिन का होता, तो आखिर में दोनों में अंतर क्या है। अगर लॉकडाउन 10 दिन का होता तो कोई भी इंडस्ट्री परमानेंटली क्लोज नहीं होता, तो इनकम का लॉस हमेशा के लिए नहीं होता, जॉब का लॉस हमेशा के लिए नहीं होता। पर जब आप लॉकडाउन 28 दिन के लिए लेंगे, 40 दिन के लिए लिए होंगे, तो वो किराया नहीं दे पा रहा होगा, बिजनेस तो उसका होने, बहुत ऐसे एमएसएमईज हैं जो रेजर थिन मार्जिन पे काम करते हैं, वो 1% प्रॉफिट पर काम करते हैं और कितने लोगों को इंप्लॉय करते हैं, 11 मिलियन को इंप्लॉय करते हैं। 11 मिलियन को इंप्लॉय कर रहे और 1% थिन मार्जिन पे काम कर रहे हैं। आपने 40 दिन का लॉकडाउन ले लिया, वो अपना 1% का मार्जिन बहुत कम होता है, एमएसएमई 50 मानते हैं शटडाउन हो गया, तो कितने लोगों की नौकरी चली गई। पर अगर वही लॉकडाउन मानते हैं 5 दिन का लगा होता, 5 दिन का होता, तो ये रिकवर कर सकते थे, क्योंकि 1% का मार्जिन है, वो मैनेजेबल है। तो कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक रिकवरी इज जेड शेप रिकवरी, बिकॉज ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा और आप रिवेंज बाइंग पे चल जाएंगे और इकोनॉमी विल बी बैक ऑन द ट्रैक। बट ये आपको टाइम वाला इंपॉर्टेंट है कि टाइम फ्रेम कम होना चाहिए। और इस तरह से और भी रिकवरी हैं, जैसे यू शेप रिकवरी हैं, नाइकी शेप रिकवरी है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़ में यही चला है, जेड शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी और के शेप रिकवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोगों ने भरपूर टाइम दिया। ठीक है, हमको लगता है आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग फिजिकल डेफिसिट पर लेकर आने वाले हैं वीडियो, पूरे बजट कैसे बनता है उसको समझाने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आपके वही पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।